हे गाइस, कैसे आप लोग। बिजनेस लॉ को लेकर बहुत सारे सवाल सबके दिमाग में कि यार क्या पढ़े, कैसे पढ़े, 10 दिन ही है। एक स्ट्रैटेजी सेशन तो हमें मिल ही गया है जिसमें हमें ये पता है कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टॉपिक अगर हमें मिल जाए जो हमें पता है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। सी, दिस इज समथिंग बाय दिस टाइम एवरीवन नोज। हमें पता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 मार्क्स का आएगा, हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स का है, पार्टनरशिप वहीं पर 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है। एलएलपी, कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के भी मार्क्स यहाँ पर आप लोगों के सामने है। लेकिन एक जो कॉमन सवाल है ना कि यार कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, व्हाट आर द वेज, किस तरीके से हमारा पेपर बनेगा, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हियर आई एम विद द एंटायर एनालिसिस। हियर आई एम टेलिंग यू ऑल कि भैया ये है तुम्हारा पेपर, लीक हो गया तुम्हारा पेपर। ओके, चलो देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें आप मान के चलिए पहला क्वेश्चन आने वाला है कॉन्ट्रैक्ट का, है ना। दैट इज जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन जिसका नॉर्मली इट विल बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 6। देन कंपनीज एक्ट 2013 का एक क्वेश्चन होगा जो कि केस बेस्ड होगा, और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप से जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा क्या क्लिक करता है, पक्का यूनिट 2 से होगा। नॉट नेसेसरी यार, यूनिट 3 से भी तो हो सकता है। ओके, सो 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप से आने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 2 विल बी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 में वापस से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। अब मुझसे काफी सारे बच्चे पूछते हैं मैम हम ये छोड़ दे वो छोड़ दे। अब तुम्हारे सामने है भाई, सपोज आप में से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 गया। इसका मतलब सोगा अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में नेगोशिएबल वापस आएगा तो एक नेगोशिएबल भी चला जाता है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 7 मार्क्स का एक नेगोशिएबल का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ही कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ही कितने, अभी हम लोग देख लेंगे। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई थिंक ये छोड़ने का नॉर्मली किसी के दिमाग में नहीं चलता है। कुछ लोग मुझसे डेफिनेटली एलएलपी को लेकर पूछते हैं, नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा। पर ये सोचो उसके साथ कंपनीज एक्ट छोड़ना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन नॉर्मली इजी आने के चांसेस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, क्योंकि जो जनरली याद भी होता है बच्चों को। एंड द लास्ट क्वेश्चन जिसमें 2 डायरेक्ट क्वेश्चन, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है ही, लेकिन 2 से लेकर 6 तक में सिर्फ एक चॉइस है, कोई भी एक क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हैं। चलिए बिफोर वी प्रोसीड अहेड थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, सीएस बीकॉम ऑनर्स किया मैंने, और आज के सेशन में मैं तुम्हारे लॉ का पेपर लीक करने वाली हूँ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 4 टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करूं तो इतना बड़ा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 9 यूनिट्स है। लेकिन यहाँ पर आप देख लो एक छोटी सी लिस्ट बन गई है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ ऑफर, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का डिफरेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। यूनिट 1 काफी बड़ा है, अगर सोचो इतने से अगर करने टॉपिक्स तो हमें उतना डिफिकल्ट नहीं लगता। मैम फिर क्या सेक्शन 10 छोड़ दे, बेटा छोड़ने को तो कुछ कही नहीं रही हूँ, इनको ज्यादा एम्फेसाइज करना है हमें, ठीक है। Then suit by third party to the contract, validity of an agreement without consideration। उसके बाद में यूनिट नंबर 3 से यहाँ पर लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स पोजेशन, वायलेटिंग ऑफ फ्री कंसेंट, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वॉइड एग्रीमेंट्स, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, यूनिट 4 चालू हो चुका है भाई। देन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। आई थिंक हम भी अगर जनरली बैठ के सोचे ना, हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन यार ये कुछ टॉपिक है जिसमें हमारा भी ध्यान ज्यादा जाता है। Okay, then contract which need not be performed. Okay, damages और penalty का difference, rules relating to enforcement of consideration and cases deemed to be a quasi contract, यूनिट 6 से आपको पढ़ना है। अब यूनिट 7, 8, 9 ना काफी सारे बच्चों के गले की हड्डी बना हुआ है ना। दे कीप ऑन आस्किंग मी मैम नहीं हो रहा। इंडेमनिटी होल्डर के राइट तो याद कर ही सकते हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी उतना डिफिकल्ट नहीं है। देन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, बेलर और बेली की ड्यूटीज क्या क्या है, हाउ जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन आर डिफरेंट। ओके, क्रिएशन ऑफ एजेंसी, सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट में क्या डिफरेंस है, पर्सनल लाइबिलिटी क्या होती है एजेंट की थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, एंड एजेंसी रिवोकेबल कैसे होती है। तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, दैट्स इट।
9 यूनिट को कितना समराइज, और 32 मार्क्स का है भाई, उसको फोकस इतना तो करना ही पड़ेगा। कमिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जहां पर 4 यूनिट्स के अंदर 17 टॉपिक निकाल दिए। सो सबसे पहले गुड्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, देन डिलीवरी का फॉर्म, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना, एग्जिस्टिंग, एसरटेन, समझ गए ना। देन एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन नंबर 9 एंड 10, अभी काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे। देन कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंस, वो वाली सिचुएशन जहाँ पे कंडीशन वारंटी की तरह ट्रीट होती है, और इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन से हम लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। अब आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट यूनिट 2 की सब चीजें आ गई स्टिपुलेशन छोड़कर, क्योंकि केवेट एम्प्टर भी यहाँ पर हमने कवर कर लिया। यूनिट नंबर 3 जो बहुत बड़ा, उसमें से हमने क्या लिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स एंड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ये भैया डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का। देन डिलीवरी ऑफ लॉन्ग क्वांटिटी, और लास्ट यूनिट में से अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स के राइट, बायर के राइट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्शन सेल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पार्टनरशिप विच इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स, यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसमें ऑलरेडी 2 टेस्ट कवर हो गया। ओके, देन पार्टनरशिप के काइंड्स, पार्टनरशिप डीड, आजकल उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देन यूनिट नंबर 2 में से कंडक्ट ऑफ बिजनेस, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज 12 और 13 है ये। Then transaction which is not covered under implied authority, section number 19. Minor is anytime important. Expulsion of a partner, insolvency is important. Then consequences of non-registration of firm and mode of dissolution. अब इसमें 2 चीजें हैं जो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन अगर वो भी तुम कर लोगी तो तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। क्या क्या है वो? सबसे पहले म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज जहां पर आप लोग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कवर्ड अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी, माइनर के पहले सेक्शन नंबर 29 है ट्रांसफरी वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली डिसोल्यूशन के अंदर जब आप मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन कर रहे हो तो उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, है ना, वो एक थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा पार्टनरशिप में। कमिंग टू एलएलपी, 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, आ एक ही रहा है फॉर सम रीजन। एनीवेज लाइक क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सो एलएलपी का मीनिंग, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल ईयर, स्मॉल एलएलपी का डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। स्मॉल एलएलपी जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम में डेफिनेटली पूछा गया था, उसके बाद में अभी तक पूछा तो नहीं है। ओके, येट इट इज इम्पॉर्टेंट, आई फील लाइक इस पूरे चैप्टर में यही एक चीज है। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर से क्वेश्चन आना चाहिए, एलएलपी और कंपनी का डिफरेंस, एलएलपी और पार्टनरशिप का डिफरेंस भी देख ही लीजिएगा, एंड एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑल्दो इनकॉर्पोरेशन इज ह्यूज, उससे एक बार ही क्वेश्चन बना हुआ है। अब आते हैं हमारी फेवरेट कंपनीज एक्ट पे। अगर आंखें बंद करके भी हम लोग विजुअलाइज करेंगे तो हम यही चीजें बोलेंगे। एप्लीकेबिलिटी से क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया था, आई पुट इट अप हियर, लाइक 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 7 में 4 और 3 का डिविजन करते हैं। देन फीचर्स ऑफ कंपनी में से कोई भी एक फीचर से केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल से क्वेश्चन बनता है। देन कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ इनो मैनेजमेंट के बारे में भी डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। नाउ यहाँ पर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को थोड़ा सा अच्छे से एम्फसाइज कीजिए, एंड इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस को भी देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले असेंशियल्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो अब ये ना सबके लिए कॉमन है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल दो, ये कर लो, तो उससे क्या होगा, एक पढ़ लिया सबका कवर। देन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, जब आप डिफरेंस करते हो ना तो दोनों के फीचर्स ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिटेल में हो जाते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक चेक, ट्रंकेटेड चेक का डिफरेंस, बियरर ऑर्डर, फॉरेन इनलैंड, ये वाला एक बार क्लासिफिकेशन ऑफ कर लिया तो अच्छा ही है। देन डिसऑनर ऑफ चेक, उसके जो 3 सेक्शंस हैं वो गो थ्रू करना बेटर रहेगा। व्हेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी एंड रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन। लास्ट की जो 2 टॉपिक है काफी लोगों को थोड़े से ट्रिकी लगते हैं, अगर आपको ट्रिकी लगते हैं तो यू कैन एक्चुअली गो एंड वॉच माय सेशन, जहां पर मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पूरा समराइज किया। तो यहाँ पर ये जो भी टॉपिक है ना, आप देखोगे उन पे ऑटोमेटिकली मेरा एम्फेसिस था। अब ये क्यों जरूरी है, ये 14-15 मार्क्स का है, बताओ। अब गिनती के यहाँ पर 60 टॉपिक, 14 मार्क्स का, 1 घंटा बैठ के ईमानदारी से पढ़ लिया ना, ये पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। सो इसी के साथ यहाँ पर तुम्हारा पूरा
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. मेक श्योर टू स्टडी इट, मेक श्योर टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेरी थॉरली. हमारे पास अब कुछ 10 एक दिन बचे, तो अब 10 दिनों को पूरा यूटिलाइज करते हैं. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट गाइज. आई विल सी यू अगेन इन दिस सेशन. टेक केयर. एंड यस 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 यस, मैराथन जो इस बार होने वाले हैं ना, दे आर नॉट ओनली रिविजन. सिर्फ रिविजन्स नहीं करा रही हूँ मैं, रिविजन्स के साथ में करवा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी. तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशंस देखिएगा, सेशंस को लाइक कीजिएगा और सेशंस की राइटिंग भी कीजिएगा. ऑल द बेस्ट.